हेलो स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में हम उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए बैराट सभ्यता के बारे में बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैराट सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैराट या विराट नगर की। तो राजस्थान में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित बैराट कस्बा भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल की दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राक और आद्य इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्राचीन साहित्य में इस कस्बे को विराट नगर कहा गया है। और ये कहा जाता है कि महाभारत कालीन मत्स्य जनपद के शासक विराट द्वारा इस नगर को बसाकर उसे अपने जनपद की राजधानी होने का गौरव दिया गया था। महाभारत के अनुसार पांडवों द्वारा अपने 12 वर्ष के वनवास का अंतिम और अज्ञातवास का 1 वर्ष छद्मवेश में विराट के राजदरबार में ही व्यतीत किया गया था। 40 वर्ग मील में विस्तृत बैराट कस्बा चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। अगर हम बात करें बैराट क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के प्रमाण की, तो ये हमें पाषाण युग से ही मिलने लगते हैं और प्रागैतिहासिक कालीन मानव के प्रमाण सामान्यतः पाषाण उपकरण ही कहे जाते हैं जो यहाँ पे उपलब्ध होते हैं और इसीलिए इस युग के मानव को पाषाण युगीन मानव कहा जाता है। इस क्षेत्र में ढिगारिया और भानगढ़ से गौलाश्मों पर निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पूरा पाषाण उपकरण कहा जाता है। पाषाण युग की द्वितीय अवस्था मध्य पाषाण युग के उपकरण बैराट के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में हमें प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव पानी की झीलों के किनारे टीलों पर अस्थायी रूप से झोपड़ियां बनाकर रहने लगा था और धीरे धीरे उसने हाथ से मृद पात्रों का निर्माण करना सीखा। ये मृद पात्र कम पके और रेत से निर्मित बेडोल एवं भौंडे व मोटे हैं। लघु पाषाण उपकरणों पर कलात्मक रेखांकन मानव के मन में सौंदर्य भावना के उदय होने को स्पष्ट करते हैं। विराटनगर की पहाड़ियों जैसे गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी में शताधिक शैलाशों में लाल और अन्य रंगों द्वारा रेखांकन किया गया हमें मिलता है। विराटनगर शैल सभ्यता का ही केंद्र नहीं था बल्कि ताम्र सभ्यता का भी केंद्र था। ताम्र सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम आर.सी. अग्रवाल को हुई। 1972-73 में वे बैराट से थोड़ा दूर जोधपुरा में उत्खनन कार्य करवा रहे थे और इस उत्खनन में उन्हें महाभारत कालीन 58 ताम्र के उपकरण प्राप्त हुए। अगर बात की जाए महाभारत कालीन सभ्यता की, तो महाभारत के उद्योग पर्व और विराट पर्व में विराट नगर को एक समृद्ध नगर बताया गया है। राजा विराट को वीर, शक्तिशाली और न्यायी बताया गया है। विराट राजा की कुल देवी यानी मनसा माता का मंदिर पापड़ी ग्राम में आज भी स्थित है। महाभारत कालीन बावड़ियाँ बड़नगर, आसपुरा, भूरी और भैंसलाना में आज भी विद्यमान है। महाभारत कालीन मृदभांड भी उपलब्ध हुए हैं और उन पर चित्रांकन भी मिलता है। बैराट क्षेत्र से लौह अवशेष इस स्थिति तक प्राप्त हुए हैं कि यहाँ लोग स्थानीय तौर पर इसका निष्कर्षण करते थे और इससे चाकू, तीर, भाला, हाशिया, कुदाल, कुल्हाड़ी, चिमटा, कील आदि उपकरणों का निर्माण करते थे। तो स्पष्ट है कि ताम्र युग के उपरांत यहाँ लौहकालीन सभ्यता भी विकसित हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ से प्राप्त होने वाले भवनों की। तो उत्खनन में बैराट से जो भवन मिलते हैं वो मिट्टी की पकाई गई ईंटों से बने हुए हैं और एक विचित्र और अस्पष्ट तथ्य हमें देखने को मिलता है कि पर्वतीय प्रदेश होने और पत्थरों की प्रचुरता के उपरांत भी यहाँ के निवासियों ने भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग क्यों किया। यहाँ पुरातन ईंटें काफ़ी मात्रा में मिली हैं और ईंटें अनेक आकार की प्राप्त होती हैं।
भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों की जो माप और बनावट है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंटों के समान कही जा सकती है। फर्श में वर्गाकार टाइलें प्रयुक्त की गई हैं और उत्खनन से प्राप्त एक भवन में 7-8 कमरे बने हैं और विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः यह कोई बौद्ध मठ रहा होगा। और इसके अलावा उत्खनन में गोदामों और चबूतरों के अवशेष भी मिलते हैं। बैराट से मिलने वाली मुद्राओं की अगर हम बात करें तो बैराट के एक बौद्ध मठ से चांदी की 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं और 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की हैं। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की हैं और यह मुद्राएं मठ के खंडर की खुदाई में एक भांड में कपड़े में बंधी हुई मिली। बैराट में मिले टकसाल के अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि संभवतः यह स्थल पंचमार्क मुद्रा निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था और यूनानी मुद्राओं के आधार पर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि किसी समय ये जो क्षेत्र था वो यूनानी शासकों के प्रभाव में था। लेकिन चूंकि साहित्यानुसार प्राचीन काल में बैराट एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था, तो कुछ विद्वान मुद्राओं को व्यापारियों द्वारा लाई हुई भी मानते हैं। यह मुद्राएं चूंकि सूती कपड़े में बंधी हुई थी, उससे ज्ञात होता है कि इस काल में हमारे पूर्वज कपास की खेती और उससे कपड़ा बनाने में निपुण हो चुके थे। बैराट से मिले मृद भांड लोह काल के पश्चात की स्लेटी रंग के चित्रित और काली पॉलिश युक्त मृद भांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति को विद्वान आर्यों की आदि संस्कृति के रूप में स्वीकार करते हैं। बैराट के मृद भांडों में विभिन्न आकार प्रकार के घड़ों की प्रचुरता है और ये त्रिरत्न स्वास्तिक आदि चिन्हों से अलंकृत हैं। मृद भांड के अलावा यहाँ से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, कटोरे, लोटे, कुंडियाँ आदि भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन बैराट की। तो मौर्य काल में बैराट क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व रहा है और इस कारण से दीर्घ काल से ये पुराविदों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बना रहा है। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण सम्राट अशोक का शिलालेख खोजा और स्थानीय लोग इस लेख को बीजक कहकर पुकारते थे और इसी कारण से इस डूंगरी का जो नाम है वो बीजक डूंगरी पड़ गया। 1840 ईस्वी में इस अभिलेख को चट्टान से काटकर कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। 1871-72 ईस्वी में कार्लाइल ने इस क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया, जिसके अंतर्गत भीम डूंगरी में एक और अशोक का शिलालेख प्रकाश में आया। 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बीजक डूंगरी पर पुरातात्विक उत्खनन किया, जिसके दौरान मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, गोल बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार आदि के ध्वंसावशेषों की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात 1962 ईस्वी में NR बनर्जी ने पुनः पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अमलानंद घोष ने भी इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और 1990 ईस्वी में बैराट कस्बे के निकट स्थित इन पहाड़ियों में स्थित शैलाशों में बहुत सारे शैल चित्र भी खोजे गए। बीजक डूंगरी के शिखर पर क्रमशः 2 प्लेटफॉर्म हैं और उत्खनन के दौरान निचले प्लेटफॉर्म पर बौद्ध स्तूप के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ये गोलाकार स्तूप स्तंभों पर आधारित चुनार के प्रस्तर से निर्मित था और इसके पूर्व की ओर 6 फुट चौड़ा द्वार और स्तूप के चारों ओर 7 फुट चौड़ा गोलाकार परिक्रमा मार्ग था। उत्खनन में स्तंभ और छत्र के टूटे हुए प्रस्तरावशेष मिले हैं और इसी डूंगरी के 5-7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बौद्ध विहार के ध्वंसावशेष मिले हैं। यहाँ बौद्ध धर्मानुयायी साधना उपासना करते होंगे और यहाँ की छोटी छोटी कोठरियाँ साधना कक्ष स्वरूप दिखाई देती हैं और इस प्रकार बैराट के उत्खनन से यह प्रमाणित होता है कि यह मौर्य काल में बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था और स्वयं मौर्य सम्राट अशोक का इस क्षेत्र से विशेष लगाव था। लेकिन परवर्ती काल में इस केंद्र का ध्वंस किया गया और यहाँ से अशोक स्तंभ
और बौद्ध स्तूप, छत्र आदि के हजारों की संख्या में टुकड़े प्राप्त होना यहाँ की विनाश लीला को अभिव्यक्त करते हैं। दयाराम साहनी का मानना है कि हूण शासक मिहिरकुल ने बैराट का ध्वंस किया और संभवतः इस विनाश काल में ही बौद्ध धर्मानुयायियों ने कूट लिपि या शंख लिपि का बैराट की पहाड़ियों के शैलाश्रयों में प्रयोग किया है। बैराट से हमें प्राचीन कालीन ही नहीं बल्कि मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं और इनमें ईदगाह, टकसाल की इमारत, जैन मंदिर आदि विशेष उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार बैराट किसी एक सभ्यता का ही केंद्र स्थल नहीं रहा और यहाँ पाषाणकालीन सभ्यता भी थी तो ताम्रकालीन सभ्यता भी विकसित हुई और यहाँ पे प्राप्त ऐतिहासिक उपकरण यहाँ की सभ्यता को मौर्यकालीन सभ्यता से भी संबंधित करते हैं। इस प्रकार बैराट की जो प्राचीन सभ्यता है वो राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को एक नवीन मोड़ देती है।